दोस्तों, क्या आपने कभी स्विगी या जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया है? जब वो डिलीवरी पार्टनर आपके दरवाजे पर आता है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो दिन रात कितनी मेहनत करते हैं? सोचो किसी दिन अगर एक राइडर को कंपनी के एक ऑर्डर के लिए कम पैसे मिले, या फिर उसकी रेटिंग बिना वजह कम कर दी जाए, तो क्या वो अकेला कुछ कर सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। पर अगर 500 या 1000 वर्कर्स एक साथ आ जाएं और बोले कि नहीं, ये गलत है, तो क्या होगा? कंपनी को माननी पड़ेगी ना। यही पावर है ट्रेड यूनियन की। आज के लेक्चर में हम समझेंगे ट्रेड यूनियंस की हिस्ट्री, उनका काम और इंडिया में उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू सिलेबस सिंप्लीफाइड। आज हम देखने जा रहे हैं ट्रेड यूनियंस के बारे में, उनकी हिस्ट्री, उनकी इंपॉर्टेंस और इंडिया में इंडस्ट्रीज़ में उनका क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेड यूनियन की सिंपल डेफिनेशन। अगर हम बात करें ट्रेड यूनियन एक्ट की, तो वहाँ एक लीगल डेफिनेशन दी हुई है ट्रेड यूनियंस की। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ट्रेड यूनियंस क्या होते हैं। देखो, एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रेड यूनियन क्या होता है कि ट्रेड यूनियन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, चाहे वो टेम्प्रेरी हो या परमानेंट हो। इसका प्राइमरी पर्पस क्या है कि रेगुलेट करना रिलेशन को, किसके रिलेशन को? वर्कमैन एंड एम्प्लॉयर्स को। और कुछ रिस्ट्रिक्टिव कंडीशन लगाना, ट्रेड या बिजनेस कैसे होगा। अब देखो, सिंपल टर्म्स में अगर हम समझें तो ट्रेड यूनियन बेसिकली एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्कर है जो अपने इंटरेस्ट और अपने राइट के लिए मिलकर लड़ाई करते हैं। ठीक है, जैसा अभी हमने समझा ऊपर कि अगर एक वर्कर अकेला अपने बॉस के सामने कुछ डिमांड करता है तो वो पावरलेस है। लेकिन अगर 100 वर्कर्स यूनियन बनाकर खड़े हो जाएं तो उनके पास एक बार्गेनिंग पावर क्रिएट होती है, जिसका नाम हमने कई बार पढ़ा है। उसको क्या बोलते हैं हम? कलेक्टिव बार्गेनिंग। ठीक है, ये टर्म हमने पहले भी देखा है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे, जैसे आपने कभी कॉलेज में बंक किया होगा। अगर आप अकेले क्लास में सामने जाके चिल्लाएं कि चलो आज बंक करते हैं, तो शायद कोई सुनेगा नहीं। लेकिन सोचो, अगर आधी क्लास ऐसा बोले कि बंक करना है, तो मजबूरी में क्या होगा? जो नहीं भी करना चाहते होंगे ना, उनको भी बंक करना पड़ जाएगा। तो यही पावर होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की। और यही प्रिंसिपल कहाँ फॉलो होता है? ट्रेड यूनियंस में। ठीक है, तो आई होप आपको सिंपल डेफिनेशन समझ आई होगी ट्रेड यूनियंस की। इस एक्ट की डेफिनेशन भी है, वो भी आप पढ़ सकते हैं एक बार। हम आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, जहां हमें समझना है कि इंडिया में ट्रेड यूनियंस की शुरुआत कैसे हुई। तो हम देखते हैं। देखो, पहले के ज़माने में क्या था? ब्रिटिशर्स हमको रूल करते थे और ब्रिटिश फैक्ट्रीज में इंडियन वर्कर्स काम करते थे। अब उनके अगेंस्ट वहाँ पे बहुत बुरा सुलूक होता था। लॉन्ग वर्किंग आवर्स थे, कम वेजेस थी और अनसेफ कंडीशंस में उनको काम करना पड़ता था। इसकी वजह से वर्कर्स को एक एक्सप्लॉयटेशन का माहौल फेस करने को मिलता था। ये हमने पहले की क्लासेस में भी पढ़ा है। क्या होता था कि इस वजह से वर्कर्स जो थे, जो लेबर्स क्लास थी, वो आवाज़ उठाती थी। और वो यूजुअली जो मूवमेंट होता था ना, वो बहुत छोटे लेवल पे होता था, अनऑर्गेनाइज होता था। और एकदम ही मतलब आज किसी ने आवाज़ उठाई और कल सब शांत हो गए। ठीक है, लेकिन इसको प्रॉपर एक डायरेक्शन किसने दी? जो उस टाइम पे सोशल वर्कर्स थे या फिलेंथ्रोपिस्ट लोग थे। इसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है ना, वो आता है एस बंगाली जी का, शोराबजी शाहपुरजी बंगाली जी का, जिन्होंने लेबर राइट्स के लिए बहुत आवाज़ उठाई। और इनके एफर्ट्स से ही बॉम्बे की गवर्नमेंट ने, उस टाइम पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वहाँ पे, उन्होंने फर्स्ट बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन बनाया 1875 में। अब देखो, ये कमीशन क्या था? इस कमीशन का बेसिकली काम था कि जो उस टाइम पे बॉम्बे में फैक्ट्रीज हैं, उनकी कंडीशन को इन्वेस्टिगेट करना, कि मतलब फैक्ट्री में काम कैसे हो रहा है, वहाँ पे वर्कर्स की कंडीशन कैसी है, काम करने के लिए क्या उनको प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं, या वहाँ पे उनकी सेफ्टी का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये सब काम था इस बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन का। लेकिन अब ऑब्वियसली ये बॉम्बे फैक्ट्री कमीशन किसने बनाया था? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। तो उन्होंने तो क्या बोला कि सब बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए। लेकिन सब कुछ बढ़िया तो नहीं था। तो उसके बाद भी एस बंगाली जी ने बहुत एफर्ट्स किए, वो लेबर राइट्स के लिए लड़ते रहे। और इसी वजह से गवर्नमेंट को फैक्ट्री एक्ट लाना पड़ा 1881 में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था लेबर क्लास के लिए। ऑल्दो ये भी कोई बहुत इफेक्टिव नहीं था, क्योंकि इसमें जो मेन बात हो रही थी ना, वो चाइल्ड लेबर की हो रही थी। ठीक है, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन की बात हो रही थी इस एक्ट में। लेकिन तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हाँ, अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो गवर्नमेंट को सुनना पड़ेगा। ठीक है, अब
जैसा हमने समझा कि पहला फैक्ट्री एक्ट जो था ये इसका लिमिटेड इम्पैक्ट था, लेकिन इससे हमें क्या देखने को मिला कि पब्लिक प्रेशर में आके गवर्नमेंट को एक्ट करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव था वो क्या था, एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन। ये बनाई गई थी एनएम लोखंडे जी के इनिशिएटिव पे 1890 में। ठीक है, अब ये भी जो था एक एक यूनियन ही था वर्कर्स का, जो मिल वर्कर्स थे उनका, लेकिन ये भी क्या था ना, एक फॉर्मल यूनियन नहीं था, पर फिर भी एक बहुत बड़ी बात थी कि अगर सारे वर्कर्स किसी एक चीज़ को लेके काम कर रहे हैं। अब इसका जो मेजर इम्पैक्ट था वो क्या था, देखो जो एनएम लोखंडे जी हैं, ये कहाँ से आए थे पता है, ये बिलोंग करते थे, देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बिलोंग करते थे सत्यशोधक समाज से। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने करी थी, जो मेन इसके फाउंडर थे, और इनका मेन काम क्या था। तो एनएम लोखंडे जी जो थे वो इसी सत्यशोधक समाज से बिलोंग करते थे। अब इस सत्यशोधक समाज का एक जर्नल पब्लिश होता था जिसका नाम था दीनबंधु। इन्होंने क्या किया कि इस जर्नल को लेबर जनरल में कन्वर्ट कर दिया। ये जो था वो किस में कन्वर्ट हो गया, लेबर जनरल में, और हम कह सकते हैं कि इंडिया का फर्स्ट लेबर जनरल बन गया। मतलब एक ऐसा जनरल, एक ऐसी पब्लिकेशन जो स्पेसिफिकली लेबर के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा स्टेप होगा। इसके बाद बात करते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके बाद क्या हुआ। तो देखो जैसा हमने पहले वाली क्लासेस में भी समझा है कि वॉर के बाद ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई थी पूरी दुनिया में, कि प्राइसेस बढ़ने लग गए थे चीज़ों के, और वर्कर क्लास का स्पेसिफिकली काफ़ी बुरा हाल था। तो क्या था कि पूरी दुनिया में ही ना जो हर क्लास के लोग जो हैं, हर कैटेगरी के लोग जो हैं, वो बहुत ही डिस्ट्रेस में थे, बहुत ही उनकी कंडीशन ख़राब थी। तो ऐसी कंडीशन दोबारा ना आए, ठीक है, कि मतलब कोई वॉर वगैरह ना हो, इसके लिए एक एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। ओके, यहाँ लिख देता हूँ उसको मैं, लीग ऑफ नेशंस। ठीक है, अभी जो लीग ऑफ नेशन थी ना, इसकी ही एक बॉडी बनती है जिसका नाम क्या होता है, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनी थी। अब क्या होता है, एक चीज़ और मैं यहीं बता देता हूँ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद तो लीग ऑफ नेशन बना और उसकी एक बॉडी बन गई ILO। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, देखो इनका काम था कि वर्ल्ड वॉर नहीं होने देना, ऐसा इनको रोकना था, लेकिन हमें पता है कि ऐसा नहीं हुआ। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई थी। तो लीग ऑफ नेशन की जगह हमारे पास क्या आया, यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये बना 1940s में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। और ये जो ILO था ना, वो क्या बन गया, इसकी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, इतना हमें याद रखना है, ये एक तरह से टाइमलाइन के लिए हमारे पास एक पिक्चर हमें याद रहनी चाहिए। ये तो चल रहा था वर्ल्ड लेवल पे। अब इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में हम जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी वो थी मद्रास लेबर यूनियन। ये बनाई गई थी BP वाडिया जी के एफर्ट के बाद। ठीक है, तो ये जो था ना, ये इसको हम बोलते हैं इंडिया का फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन, जिसके अंदर हमें मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। ठीक है, इससे पहले वाले जो थे ना वो मोस्टली इनफॉर्मल थे, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्मल मॉडर्न ट्रेड यूनियन था इंडिया में। इसको हमें याद रखना है। इसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन। 1918 में ये बना था, और किसके एफर्ट्स के बाद, BP वाडिया जी के। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि इंडिया में क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे ना, अब देखो इसके बाद क्या हुआ, इंडिया में एक और ऑर्गेनाइजेशन बना मेन, उसका नाम था AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। अब ये क्यों बना, इसकी मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे हमने देखा कि लीग ऑफ नेशंस बना 1919 में। ठीक है, और उसका एक पार्ट, उसका एक बॉडी बनी ILO। अब क्या होता है, जब कोई इंटरनेशनल एजेंसी ऐसे बनती है तो उनकी कुछ कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। ठीक है, अब ILO की भी क्या होती थी, कॉन्फ्रेंस होती थी। अब क्या हुआ कि देखो जो ऐसे इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी या उनकी कॉन्फ्रेंस होंगी, तो उसमें क्या होगा कि हर कंट्री जो है अपनी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव भेजती है। अब इंडिया में उस टाइम कौन रूल कर रहा था, हमें ब्रिटिशर्स। तो क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से ही, खुद से ही एक डेलीगेशन जो है वहाँ भेज दिया, और ऐसा बोला कि ये इंडिया का डेलीगेशन है। अब इससे क्या हुआ, जो इंडिया में लेबर क्लास थी वो नाराज़ हो गई कि भाई आपने हमसे तो पूछा ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया कि 30 अक्टूबर 1920 को वो लोग आए साथ में,
अप्रॉक्सीमेटली 64 लेबर यूनियंस थे छोटे बड़े इंडिया में, ये सब साथ में आए। इनके अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए थे, और उन्होंने मिलके इस्टेब्लिश किया एक बड़ा एक फॉर्मल ट्रेड यूनियन, जिसका क्या नाम था, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। ठीक है, यही बात यहाँ लिखी हुई है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये कब बना, 1920 में। ये बात हमें याद रखनी है कि 1920 में बना, और इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, लाला लाजपत राय जी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ देखा था मद्रास लेबर यूनियन, ये फर्स्ट मॉडर्न ट्रेड यूनियन था, लेकिन ये छोटे लेवल पे था। अब फर्स्ट सेंट्रल लेवल पे कौन सा बना, वो था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा, क्योंकि ये जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ये आज भी एग्जिस्ट करता है, और हम देखेंगे आगे कि टाइम के साथ साथ इसमें बहुत बार स्प्लिट हुआ, मर्जर भी हुआ, तो इसलिए हमें इसको याद रखना है। ठीक है, अब सेम टाइम पे क्या हो रहा था, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि महात्मा गांधी जी जो थे वो इंडिया में जब आए थे तो उन्होंने अहमदाबाद में मिल वर्कर्स के लिए स्ट्राइक की थी। ठीक है, अब क्या हुआ, उसके स्ट्राइक के बाद वहाँ की ही एक फैक्ट्री के मालिक की बहन थी अनुसुया बेन, महात्मा गांधी जी ने उनके साथ मिलके एक लेबर यूनियन बनाया जिसका नाम था अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, आटला। हमें इसको भी याद रखना है, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ये किसने बनाया था, महात्मा गांधी जी और अनुसुईया बेन ने मिलके, और ये भी अप्रॉक्सीमेटली इसी टाइम पे बनाया था, 1920-21। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इंपॉर्टेंट जो इंडिया में बनी थी। ठीक है, मद्रास लेबर यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और आटला यानी कि अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। ठीक है, आगे बढ़े हम। तो अब क्या हुआ, अब बारी आती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच के टाइम की। अब देखो इस टाइम पे आके ना सबको इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी ट्रेड यूनियंस की, क्योंकि इनका बहुत एक्टिव रोल था पॉलिटिक्स में और सोशल लाइफ में और हर जगह। तो क्या हुआ, इस टाइम पे सब चाहते थे कि वो भी ट्रेड यूनियंस का पार्ट हो, अगर नहीं है तो वो भी ट्रेड यूनियन बनाए। तो ये ऐसा टाइम था कि जब ना सारे ट्रेड यूनियंस को मिलके काम करना चाहिए था, और एक साथ मिलके एक कॉमन एनिमी जो था उस टाइम पे हम कह सकते हैं ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट काम करना चाहिए था। लेकिन वही पॉलिटिकल रीजंस की वजह से क्या हुआ कि सबको लीडर बनना था कि हम अपनी ट्रेड यूनियन बनाएंगे या फिर क्या। तो हम देखेंगे कि ये लोग साथ आने की जगह ना लड़ाई करते रह गए, खुद में ही आपस में ही इंटरनल डिवीजन करते रह गए। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत चीज़ें हैं जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है, जैसे कि NM जोशी जी जो थे, इनके एफर्ट्स की वजह से हम कह सकते हैं फर्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो बना 1926 में। हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन देखी थी, देखो ट्रेड यूनियन एक्ट की। तो ये जो ट्रेड यूनियन एक्ट है ना, इसके पीछे जो पर्सन थे हम बोल सकते हैं वो कौन थे, NM जोशी जी। मतलब और भी लोग थे बट इनका एफर्ट हम स्पेसिफिकली पढ़ते हैं। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो NM जोशी जी हैं आपने ऊपर हमने पढ़ा, और यहाँ पर कौन थे, NM लोखंडे जी। तो ये दोनों अलग अलग इंसान हैं, हमें ये याद रखना है। NM लोखंडे जी, मैं यहाँ पे इनका पूरा नाम लिख देता हूँ। तो NM लोखंडे जी कौन है, इनका पूरा नाम है नारायण मेघाजी लोखंडे। ठीक है, NM का मतलब ये है। और जो NM जोशी जी हैं उनका नाम है नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ नारायण मल्हार। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, पर दोनों ने ही जो है लेबर इश्यूज़ के लिए बहुत काम किया है। तो हमने क्या देखा, NM जोशी जी के एफर्ट्स के बाद ट्रेड यूनियंस एक्ट पास होता है 1926 में। अब देखो ये ट्रेड यूनियन एक्ट ना एक स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों, क्योंकि इसमें ना ये बात लिखी हुई है कि कोई भी 7 लोग अगर एक साथ मिलके आए, 7 और मोर पर्सन्स, ठीक है, वो साथ मिलके आते हैं और अपना एक यूनियन बना के वो रजिस्टर करवा सकते हैं उसको। तो उससे क्या होगा, उनको एक लीगल स्टेटस मिल जाएगा, तो उनके अगेंस्ट कोई सिविल सूट फाइल नहीं कर सकता क्योंकि वो एज अ यूनियन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक तरह से लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगा यूनियंस को। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था इसके अंदर ट्रेड यूनियन एक्ट के थ्रू। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि क्या हुआ कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर भी क्या होता है, मल्टीपल स्प्लिट्स होते हैं आगे। ठीक है, जैसे RTUC और ITUF। अब ये क्या है, इसको हम ना आगे थोड़ा डिटेल में समझेंगे। अभी आप इतना ही समझो कि इस पीरियड में क्या हुआ कि ये आपस में लड़ते रहे, और
कुछ लोग जो थे वो फिर भी काम कर रहे थे, जैसे कि एन जोशी जी, और इस वजह से क्या पास हुआ, ट्रेड यूनियन एक्ट। एक बार हम थर्ड फेज की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा पूरा सारे ट्रेड यूनियंस के बारे में। थर्ड फेज में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई 1939 में। अब इसमें हम क्या देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी ना ट्रेड यूनियंस ग्रो होते रहे, और और भी लोग जो थे वो जुड़ते रहे। हमने देखा कि यूनियन मेंबरशिप और उनकी जो एक्टिविटी है, मतलब जो ट्रेड यूनियन में मेंबरशिप जो थी वो बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, लेबर डिमांड बढ़ रही थी। लोग जो थे वो और भी ज़्यादा फैक्ट्री में प्रोड्यूस कर रहे थे, तो लेबर की डिमांड बढ़ती जा रही थी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि जो हमने देखा था, जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, कि कई जो ट्रेड यूनियंस थे वो स्प्लिट हो गए थे। लेकिन इस टाइम पे क्या हुआ, वो वापस टेम्परेली मर्ज हो गए कि भाई हमारा पॉलिटिकल गोल सेम है, तो हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये थर्ड फेज में हुआ। उसके बाद फोर्थ फेज की अगर हम बात करें, ये बात है, ये हमारा है 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद की। अब इंडिपेंडेंस के बाद भी क्या हुआ कि और फेडरेशंस आए, और यूनियन जो थे वो और फॉर्मल हो गए, क्योंकि हमें पता है इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ना और एक्ट्स पास हो गए थे, जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ठीक है, तो इस वजह से ट्रेड यूनियंस की इंपॉर्टेंस ना और बढ़ गई थी, और क्या हुआ, यूनियंस बिगैन टू प्ले अ लार्जर रोल। ठीक है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये सब एक्ट्स पास हो गए थे, तो यूनियंस का रोल जो था वो ज़्यादा बढ़ गया था। अब ना हम एक टाइमलाइन समझते हैं, किसकी, ट्रेड यूनियंस की, कि कैसे कैसे ट्रेड यूनियंस जो थे वो बने, और स्प्लिट वगैरह कैसे हुए उनके बीच में, किसका मर्जर हुआ, ये सब थोड़ा समझते हैं हम। देखो, सबसे पहले तो मद्रास लेबर यूनियन और वो सब ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। हम उसके बाद की बात करते हैं, जब फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बना। ठीक है, ये कब बना था, 1920 में। ठीक है, हम इसके बाद की बात करते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक ट्रेड यूनियन था उस टाइम पे। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, लाला लाजपत राय जी। अब देखो क्या होता है, 1920 के बाद ना 1921 में इसमें एक स्प्लिट होता है, जिसमें जो जोशी जी थे, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है ना, उसमें कम्युनिस्ट लोगों का बहुत डोमिनेशन है, और हमारी बात सुनी नहीं जाती। बेसिकली कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पुश किया जाता है। और उन्होंने क्या करा बेसिकली, कि उन्होंने अब बोला मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगा, और उन्होंने एक न्यू ट्रेड यूनियन बनाई, इसका नाम था नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। ठीक है, ये कब बनता है, 1930 में ही। इसका पहले नाम होता है ITUF, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। उन्होंने बाद में इंडिया को चेंज करके नेशनल कर दिया। ओके, इसके बाद क्या होता है, इसमें ही जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस था, इसमें एक और स्प्लिट होता है अगले साल ही, 1931 में। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कम्युनिस्ट में भी ना कुछ जो थे वो बिल्कुल हार्डकोर कम्युनिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि हमें AITUC की वर्किंग पसंद नहीं है, तो उन्होंने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया। उसका क्या नाम था, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, इसको बोल सकते हैं RTUC। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ NTUF। तो अब हम देख सकते हैं इस टाइम पे क्या था, मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशन थी बड़ी बड़ी। एक तो AITUC ओरिजिनल वाला जो था वो था ही, एक सेकंड पहला जो स्प्लिट हुआ उसके बाद क्या निकला, NTUF, और एक क्या था, RTUC। तो हमारे पास 3 ऑर्गेनाइजेशन तो AITUC से ही हैं। उसके अलावा जो और छोटे मोटे अलग चल रहे हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था, गांधी जी का भी एक ट्रेड यूनियन था। ठीक है, उसके अलावा रेलवे वालों के लिए एक ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन था। ये सब अलग अलग चल रहे थे ऑलरेडी। अब इसके बाद एक और इवेंट हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ कि हमें पता होगा क्या क्या चल रहा था, कि जैसे ब्रिटेन और रशिया, ये सब एक साथ थे, और ऑपोजिट ऑपोजिट साइड कौन था, जर्मनी। ठीक है, अब अब क्या था, जो कम्युनिस्ट लोग थे ना उस टाइम पे, उनके लिए एक बहुत ही डिलेमा वाली सिचुएशन थी। क्या सिचुएशन थी कि देखो, या तो वो ब्रिटिशर्स के साथ हो सकते हैं या रशिया के साथ। अब वो रशिया के साथ क्यों होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो था वो एक तरह से कम्युनिज्म फॉलो होता था, मतलब सोवियत यूनियन था वो, सोशलिज्म फॉलो होता था, जो कि एक तरह से थोड़ा सा लो फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म है। जब सोशलिज्म एक्सट्रीम हो जाता है तो उसी को हम कम्युनिज्म बोल देते हैं। ठीक है, तो कम्युनिस्ट के सामने एक डिलेमा था, क्योंकि क्या, कि वो लोग जितना रशिया को सपोर्ट करते थे, उतना ही वो ब्रिटिशर्स को हेट भी करते थे, क्योंकि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडियन लेबर को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे।
तो उनके लिए एक डिलेमा था कि अगर वो रशिया का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो तो करना ही पड़ेगा क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री है, तो इनडायरेक्टली वो ब्रिटेन का भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। और वो चाहते थे कि वो ब्रिटेन को अपोज करें और रशिया को सपोर्ट करें, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि ये दोनों एक ही टीम में थे। ठीक है। तो कम्युनिस्ट जो लोग थे उस टाइम पे, उनके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। अब इसमें क्या हुआ, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा था बेसिकली कि वो चाहते नहीं थे कि वो रशिया को अपसेट करें। लेकिन जो उस टाइम पे कम्युनिज्म मूवमेंट के एक बहुत बड़े लीडर थे इंडिया में, वो थे एम एन रॉय। उन्होंने क्या करा, उन्होंने एकदम खुल्लम खुल्ला बोला कि हम जर्मनी का अपोज करते हैं। अब क्या हुआ, जो ये ए आई टी यू सी थी, इसमें मेनली तो कम्युनिस्ट लोग थे, तो उनको ये बात पसंद नहीं आई। तो इस वजह से क्या हुआ कि एम एन रॉय जो थे, उन्होंने एक अपना ऑर्गेनाइजेशन बना लिया अलग से, जिसका नाम था इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे IFL। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1941 में। ठीक है। तो अब हमारे पास 3 की जगह 4 हो गए। ठीक है। यहाँ तक तो हम देख सकते हैं कि ये चल रहा था। एक सेपरेटली अब क्या होता है, एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि इनमें ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कांग्रेस का इतना रोल नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी अलग से एक ट्रेड यूनियन बनाई, जिसका नाम था INTUC, इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1947 में। अब इसके पीछे किसको क्रेडिट जाता है, तो मेन लीडर्स जो थे उस टाइम पे वो कौन कौन थे, वो थे जैसे JB कृपलानी जी, और एक सबसे बड़ा नाम जो था वो था गुलजारी लाल नंदा जी का। ठीक है। मैं थोड़ा गुलजारी लाल नंदा जी के बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने बहुत काम किया लेबर इश्यूज़ के लिए। जैसे जो 1937 का इलेक्शन था, जब ये बॉम्बे असेंबली से इलेक्ट होके आए थे, तब भी ये जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे वो किस फील्ड में थे, लेबर एक्साइज में ही थे। ठीक है। और उसके अलावा हमने ये पढ़ा था ऊपर एटला, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, जो गांधी जी ने मिलके बनाया था। ठीक है। उसके भी ये सेक्रेटरी रहे थे बहुत टाइम तक, लाइक 1922 से लेके 1946 तक ये उसके सेक्रेटरी थे। ठीक है। और उसके बाद तो आपको पता ही है कि जब इंडिया आज़ाद हुआ उसके बाद ये 2 टाइम हमारे क्या थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके थे। कब कब, एक बार जब नेहरू जी की डेथ हुई और एक बार जब शास्त्री जी की डेथ हुई, तो दोनों टाइम क्या था कि ये टेम्प्रेरी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक है। हाँ, अब जब ये INTUC बना, इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको समझ आया होगा। ये सब ऑर्गेनाइजेशंस कब तक बन गई थी, ये सब बन गई थी इंडिपेंडेंस से पहले की। अब बारी आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की, कि उसके बाद क्या हुआ। अब देखो, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में ना, जैसे ही हम आज़ाद हुए, लोगों के मन में जो ब्रिटिशर्स का डर था वो तो ख़त्म ही हो गया। तो इसलिए क्या हुआ, ट्रेड यूनियंस का ग्रोथ और तेज़ी से हुआ, नए ट्रेड यूनियंस भी बनने लग गए। एक जो फैक्टर इंपॉर्टेंट था ना, वो ये था कि इस टाइम पे ज़्यादातर ट्रेड यूनियंस जो थे ना, वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेट हो गए। तो उससे क्या होता था कि उनकी वर्किंग स्टाइल जो थी ना, वो उस पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से रहती थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी से जो कम्युनिस्ट पार्टी का ट्रेड यूनियन होगा, उनकी जो आइडियोलॉजी होगी वो बिल्कुल कम्युनिस्ट होगी, एंड सो ऑन। ठीक है। तो इस टाइम पे 2 तरीके से हमारे कह सकते हैं ट्रेड यूनियंस बने। एक तो था कि बिल्कुल नए ट्रेड यूनियन बन गए, और एक जो पुराने ट्रेड यूनियंस थे उनमें स्प्लिट हुआ। अब जैसे हम कह सकते हैं स्प्लिट कैसे हुआ, अब देखो AITUC में हमने ऑलरेडी 3 स्प्लिट पढ़ लिए, लेकिन अभी ये रुके नहीं है, अभी और भी स्प्लिट हुए हैं इसमें। जैसे 1948 में क्या हुआ, इसके बाद हमारा टाइम आता है 1948 का। इस टाइम पे क्या हुआ कि जो सोशलिस्ट लोग थे इसके अंदर, उन्होंने क्या करा, उनको भी ये पसंद नहीं आ रहा था, तो उन्होंने एक अलग अपनी फेडरेशन बनाया, जिसका नाम था हिंद मजदूर पंचायत। ठीक है। ये कब बना, 1948 में। तो इसका मतलब एक और स्प्लिट हो गया AITU से में। ठीक है। अब क्या हुआ, तो क्या हुआ जब ये सोशलिस्ट अलग से आए, तो क्या हुआ बेसिकली, ये दोनों जो थे ना वो मर्ज हो गए। इन्होंने बोला साथ काम करते हैं, और इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक नया ट्रेड यूनियन, जिसका नाम था हिंद मजदूर सभा। और एक कब बना, ये भी बना था 1948 में ही। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब ये मर्जर हुआ, एम एन रॉय की पार्टी, सॉरी एम एन रॉय का ट्रेड यूनियन IFL, और हिंद मजदूर पंचायत, इसका भी मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ यहाँ पे HMP।
तो जब ये मर्जर हुआ ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि सबको पसंद नहीं आएगा वो। इन दोनों ट्रेड यूनियंस में ही ऐसे लोग भी थे जो इस मर्जर से खुश नहीं थे। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि हम भी बना लेंगे अपनी पार्टी भाई। तो उन्होंने क्या करा, एक अपना अलग यूनियन बना लिया, जिसका क्या नाम था, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक और ट्रेड यूनियन बना जिसका क्या नाम था, U2UC, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये कब बना, 1949 में। तो इतना आपको समझ आ गया होगा। देखो, एक AITUC जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, उसके कितने सारे स्प्लिट्स हुए, इवन उसके बाद मर्जर भी हो गए। तो कितनी बड़ी इसकी हिस्ट्री रही है। ओके, अब एक और मैं यहाँ अलग से लिख देता हूँ। तो एक और हम ट्रेड यूनियन के बारे में समझ लेते हैं, जो था भारतीय मजदूर संघ, BMS। ये कब बना, ये बना 1955 में। और ये किसने बनाया, इसके पीछे हाथ था भारतीय जनसंघ का। ठीक है, अब आपको ये पता होगा, ये भारतीय जनसंघ जो है, यही बाद में जाके क्या बन जाते हैं, यही बाद में जाके जनता पार्टी बनी, और जनता पार्टी से आज के टाइम पे ये क्या है, बीजेपी। ठीक है, तो ये बीजेपी का पुराना वर्जन भारतीय जनसंघ। उनका जो ट्रेड यूनियन था उसका नाम क्या, भारतीय मजदूर संघ। अब एक लास्ट चीज़ देखो, ये जो INTUC है, जैसे देखो हमने यहाँ देखा AITUC जो था वो इतनी बार स्प्लिट हुआ। अभी जो INTUC था, जो कांग्रेस के अंडर काम कर रहा था, इसके अंदर भी बहुत स्प्लिट देखने को मिले। क्यों स्प्लिट देखने को मिले, क्योंकि आपको पता होगा जो ओरिजिनल कांग्रेस थी उसके अंदर भी कई बार स्प्लिट हो गया है। तो उनसे एफिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस थी, उन्होंने भी क्या करा, उन्होंने भी स्प्लिट किया अपने आप को। जैसे कि क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी का टाइम था, तो कांग्रेस डिवाइड हो गई थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशनल और रूलिंग कांग्रेस में। तो क्या हुआ, INTUC जो था, ये भी जो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। ठीक है, कौन कौन से दो पार्ट में, एक तो INTUC ही था, और उसके अलावा जो दूसरा बना उसका नाम था नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब जो रूलिंग कांग्रेस थी, मैंने बताया जैसे आपको, दो में डिवाइड हो गई थी, एक रूलिंग कांग्रेस और एक ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस। तो INTUC किसको मिला, रूलिंग कांग्रेस को। और नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन NLO, ये किसको मिला, ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस को। आप नाम से भी याद रख सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आ रहा है वो ऑर्गेनाइजेशनल कांग्रेस को मिला है। ठीक है, तो ये स्प्लिट था किसका, INTUC का। अब AITUC में एक और स्प्लिट हुआ, जब कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, जो इसकी आइडियोलॉजिकल पार्टी थी AITUC की, जब वो डिवाइड हुई, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो डिवाइड हुई CPI और CPIM में। किस में डिवाइड हुई, CPI और CPM में। ठीक है, तो जो AITUC थी वो किसके पास आई, वो आई CPI के पास। ठीक है, और CPM ने क्या करा, एक नया ट्रेड यूनियन बनाया जिसका नाम था CITU, सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो आई होप आपको टाइमलाइन, पूरी टाइमलाइन समझ आ गई होगी। एक बार इसको पॉज करके चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम समझते हैं कि ट्रेड यूनियन का फंक्शन क्या है। देखो, पहले तो मैं आपको इतना बताऊं, जैसे कि 1970s में या 80s में, उस टाइम पे ना यूनियंस जो थी वो ज़्यादा स्ट्रांग थी, उनके पास बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग पावर थी, और हर सेक्टर में आप देखेंगे ना एक यूनियन थी, और वो बहुत पावरफुल थी। क्यों ऐसा था, क्योंकि उस टाइम ना परमानेंट जॉब ज़्यादा थी, तो स्ट्राइक का ना बहुत बहुत बड़ा असर होता था। गवर्नमेंट जो थी उनको बात माननी ही पड़ती थी यूनियंस की। ठीक है, और हमने जैसे देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज से उनका इतना कनेक्शन है, तो इस वजह से क्या था कि जो भी बात होती थी वो यूनियंस के थ्रू ही होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अब ना प्राइवेट जॉब्स बढ़ गई हैं, इनफॉर्मल जॉब्स बढ़ गई हैं। जैसे आपने देखा जोमेटो स्विगी वगैरह में जो वर्कर्स काम करते हैं, ये गिग इकोनॉमी बोलते हैं इसको, गिग वर्कर्स होते हैं। तो उनके में ऐसा ऐसा यूनियनाइजेशन नहीं है कुछ। ठीक है, और जो मेजोरिटी काम हो रहा है वो कैसा है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। तो इससे क्या हो गया है कि ना, जो नॉन स्ट्रगल बेस्ड यूनियंस हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ साल पहले फार्म लॉस के अगेंस्ट जो था, क्या हुआ था, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो उसमें कुछ यूनियंस आए थे, वो जो एग्रीकल्चरल यूनियंस थे, फार्मर यूनियंस थे। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि आज के टाइम पे ना सेक्टर लेवल यूनियंस जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आए दिन ऐसा न्यूज़ में आता है कि बैंक यूनियन जो है उसने अनाउंस कर दिया है कि बैंक एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक है। या उससे भी ज़्यादा कॉमन आपने देखा होगा कि ऑटो यूनियन जो होता है या कैब यूनियन जो होता है वो अनाउंस कर देता है कि आज ऑटो की स्ट्राइक है, आज कैब्स की स्ट्राइक है, आज बसेस की स्ट्राइक है। तो उनका इन्फ्लुएंस आज भी है, उनका यूनियन आज भी स्ट्रांग है। जो हम कह सकते हैं सेक्टर लेवल
यूनियंस हैं वो आज भी पावरफुल हैं, लेकिन जो नेशनल लेवल पे हैं वो थोड़ा अब उनका इन्फ्लुएंस कम हो गया है। ठीक है, बट फिर भी हम इनका फंक्शन देखते हैं कि इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो देखो, ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, आप इसको आप पढ़ के भी एक बार में समझ सकते हैं कि पहला इनका फंक्शन है प्रोटेक्टिव, कि इनका काम क्या है, जो मेजर फंक्शन है कि बेटर वेजेस सिक्योर करना, वर्कर्स को बेनिफिट्स प्रॉपरली मिलने चाहिए और अलाउंस जो भी है ये सब मिलने चाहिए वर्कर्स को। ठीक है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उनका। उसके अलावा अनफेयर प्रैक्टिस होती है, जैसे मान लो कंपनी ने अचानक किसी इंप्लॉय को काम से निकाल दिया बिना किसी रीज़न से। ठीक है, तो इन सब से बचाने का काम किसका होता है? यूनियन का। इसके अलावा वो काम करते हैं किस लिए? कि वर्किंग कंडीशन में इंप्रूवमेंट हो, वर्किंग आवर्स में इंप्रूवमेंट हो। इस सब के पीछे भी कौन काम करता है? ट्रेड यूनियंस। उसके अलावा हम देख सकते हैं इनके पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं, जैसे गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करना, कि वर्किंग क्लास के लिए पॉलिसी बनाए, वर्किंग क्लास के फेवर में पॉलिसी बनाए। जैसे आपने देखा होगा, जो पहले पे कमीशन जब आते थे तो उसको लाने में बहुत बड़ा रोल होता था यूनियंस का। जो यूनियंस है वो डिमांड करते थे कि अब नया पे कमीशन लाया जाए, तो वहाँ पे इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, ये अपने आप को क्या करते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट कर देते हैं। उससे क्या होता है, इनको पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी मिल जाती है, और इस वजह से वर्कर के जो इंटरेस्ट हैं, वर्कर क्या चाहते हैं, वर्कर क्लास में क्या डिमांड्स हैं, उसको लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में, चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, वहाँ पे उन डिमांड्स को आगे रखना, ये काम भी किसका होता है? ट्रेड यूनियन का। अब उसके बाद वेलफेयर बेस्ड या फ्रेटर्नल बेस्ड हम बोल सकते हैं, जैसे एजुकेशन प्रोवाइड करना, या हाउसिंग, कैंटीन, मेडिकल, लीगल एड, स्कूल्स, ये सब बनवाना, ये सब काम भी कौन करता है? लेबर यूनियन। जैसे इसका एक एग्जांपल है, जैसे जो जमशेदपुर में टाटा, आपको पता है टाटा स्टील की एक फैक्ट्री है, तो उनका जो यूनियन है जिसका नाम है टाटा स्टील वर्कर्स यूनियन, उन्होंने वहाँ पे स्कूल्स बनवाए हैं, वहाँ पे कॉलोनीज बनवाई हैं, जो जितने भी वर्कर्स हैं जो वहाँ रहते हैं उनके बच्चों के लिए, उनको रहने के लिए वहाँ पे स्कूल्स और कॉलोनीज स्टैब्लिश करवाई हैं। ठीक है, तो ये सब काम किसका होता है? वर्कर यूनियन का होता है। इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चलाना, जैसे अगर किसी वर्कर को लोन चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट रहे, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर उस यूनियन का एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो। वो वहाँ जाके लोन ले सकता है और आसानी से उसको वहाँ मिल भी जाएगा। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज़ करवाना, कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाना, ये सब अलग अलग जो काम है वो ये सब करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम एक चीज़ बोल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इनमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ट्रेड यूनियन का होता है। अब इसके बाद सोशल, अब सोशल रोल क्या है उनका, कि वर्कर्स को बेसिकली अवेयर करवाना कि उनके पास क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन करना, और नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना रोल निभाना, कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अच्छे से काम करें और फैक्ट्रीज़ में आउटपुट ज़्यादा हो, और आउटपुट ज़्यादा होगा तो हमने देखा ही है कि नेशनल इकोनॉमी में उसको बढ़त मिलेगी। ठीक है, तो ये सब जो है ये ट्रेड यूनियंस के काम हैं जो अभी भी ट्रेड यूनियंस करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेड यूनियंस की। ठीक है, इंडिया में किस लेवल पे हमारे ट्रेड यूनियंस ऑपरेट करते हैं? तो देखो, सबसे पहले तो सेंट्रल लेवल यूनियंस हैं, जैसे हमने अभी पढ़े AITUC, INTUC। ठीक है, इसके हम नाम पढ़ लेते हैं, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और भारतीय मजदूर संघ। एंड CITU क्या था? सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियंस। ठीक है, ये सब हमने पढ़े थे, तो ये सब कौन से होंगे? ये सब सेंट्रल लेवल के हो गए। उसके अलावा इंडस्ट्री लेवल हो सकते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि आजकल इनका ज़्यादा रोल है बजाय कि इनका। ठीक है, तो इंडस्ट्री लेवल पे कौन से हो गए? जैसे बैंकिंग के एम्प्लॉयज़ हैं, जो जो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, पूरे इंडिया में जितने भी बैंकिंग सेक्टर एम्प्लॉयज़ हैं उन सबका एक यूनियन होगा, या रेलवे का यूनियन होगा। ठीक है, तो ये हम इनको हम क्या बोल सकते हैं? इंडस्ट्री लेवल फेडरेशन। उसके बाद हम बोल सकते हैं प्लांट लेवल यूनियन, यानी कि किसी एक फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स हैं वो सब अपना एक यूनियन यूनियन बना लें। जैसे एक सबसे बड़ा एग्जांपल है, आपने शायद सुना होगा 2012 में मारुति सुजुकी का प्लांट है एक मानेसर में। यहाँ पे क्या हुआ था, जो वर्कर यूनियन था और जो मैनेजमेंट था उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था। तो वहाँ पे किसने रोल प्ले किया था? जो उस फैक्ट्री का यूनियन है। ठीक है, कंपनी लेवल पे या उस फैक्ट्री लेवल पे, इसको हम बोल सकते हैं प्लांट लेवल यूनियन, या अगर वो पूरे हर प्लांट में सेम है तो एंटरप्राइज लेवल यूनियन। ठीक है, अब बात करते हैं इनका इम्पैक्ट क्या है। तो देखो, ट्रेड यूनियन के ना पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं।
जैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा कि ट्रेड यूनियंस की वजह से ना लेबर कंडीशन में इंप्रूवमेंट आता है। हमने देखा कि उनके इतने सारे रूल्स हैं, अगर वो रूल्स को अच्छे से निभाएं और उसकी वजह से एम्प्लॉयर अगर कोई बात मान जाए या गवर्नमेंट कोई बात मान जाए तो लेबर कंडीशन में इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी में ट्रेड यूनियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे जब ये स्कीम्स आई थी, ईपीएफ की स्कीम, प्रोविडेंट फंड वाली, या स्टेट इंश्योरेंस ईएसआई वाली स्कीम आई थी, तो इसको लाने में भी ट्रेड यूनियंस का एक बहुत बड़ा रोल था। ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रमोट करते हैं, यानी कि वर्कर्स के पास भी एक राइट होना चाहिए कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो इसको बढ़ावा देने में सबसे बड़ा रोल किसका होता है? ट्रेड यूनियंस का। ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉयर की पावर ज़्यादा ना बढ़े, मतलब एक तरह से काउंटर बैलेंस की तरह ये काम करते हैं। मतलब एम्प्लॉयर के पास कोई एब्सोल्यूट पावर ना हो कि मतलब जो जो मनाया है वो कर दिया। तो एक बैलेंस बना रहे, ये मेंटेन करने का काम कौन करता है? ट्रेड यूनियन। ठीक है। अब कुछ नेगेटिव रोल भी होता है इनका, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी होता है। जैसे इकोनॉमिक डिसरप्शन, मतलब अगर ट्रेड यूनियन की कोई इलेजिटिमेट या फिर कोई ऐसी डिमांड है जो एम्प्लॉयर पूरी नहीं कर सकता, तो उससे क्या होगा? वो तब भी स्ट्राइक करते रहेंगे या लॉकआउट करेंगे, तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा, कुछ आउटपुट नहीं निकल पाएगा, और इस वजह से क्या होगा? इकॉनमी को लॉस होगा। दूसरा, मार्केट रिजिडिटी, मतलब अगर सपोज एम्प्लॉयर ये देखेंगे कि किसी इंडस्ट्री में जो लेबर राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है, तो कल को उसको लेबर को हायर करने में या निकालने में प्रॉब्लम आएगी, तो उससे क्या होगा? वो उस जगह पे लेबर को हायर करने से बचेगा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, अब ऐसा भी हो सकता है कि जैसे अगर किसी ट्रेड यूनियन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव पॉलिटिकल एफिलिएशन है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, तो क्या होगा? वो यूनियन में पॉलिटिकल एजेंडा ज़्यादा चलेगा और वर्कर वेलफेयर की बात कम होगी। ठीक है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, नेगेटिव इम्पैक्ट। और चौथा, एक इंटर यूनियन राइवलरी। अब देखो, जैसे एक कंपनी में ना, एक फैक्ट्री में या एक इंडस्ट्री में एक से ज़्यादा वर्कर यूनियंस भी हो सकते हैं, मतलब मल्टीपल वर्कर यूनियंस हो सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा पढ़ेंगे आगे ट्रेड यूनियन एक्ट जब हम पढ़ेंगे कि कोई भी 7 लोग एक साथ आके ट्रेड यूनियन रजिस्टर कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं अगर मान लो एक कंपनी में 1000 लोग हैं तो कितने सारे ट्रेड यूनियंस बन सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि उनमें आपस में ही लड़ाई हो जाती है। हमने कितनी बार ऐसा देखा है कि उनकी वॉयलेंट लड़ाई हो गई आपस में, और उससे क्या होता है कि उनकी जो वॉइस है जो रेज होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है। तो ये जो था वो था हमारा इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड यूनियंस। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ट्रेड यूनियंस को फेस करने पड़ते हैं। जैसे कि पहली बात तो लो मेंबरशिप। आज के टाइम में हमने देखा कि जो मेजर वर्कफोर्स है वो कहाँ काम कर रही है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, और वहाँ पे यूनियनाइजेशन करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जो इनके रीच है वो भी अभी भी लिमिटेड है। दूसरा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस। हमने ये भी देखा कि एक कंपनी में कई बार क्या होता है, कई यूनियंस होती हैं। अब वो क्या होता है, वो एम्प्लॉयर से अपने राइट डिमांड करने की जगह आपस में ही लड़ते रहते हैं। ठीक है। तो इससे भी क्या होगा? उनकी आवाज़ रेज नहीं होगी। थर्ड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। ये भी हमने देखा ऊपर उसके नेगेटिव इम्पैक्ट में कि पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन करने के चक्कर में वो क्या होता है, वर्कर इशू पे काम करने की जगह वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे पुश करते रहते हैं। ठीक है। फाइनेंशियल वीकनेस। अब देखो, ट्रेड यूनियंस के पास लिमिटेड फंड होता है। ठीक है। हम पढ़ेंगे ट्रेड यूनियन एक्ट में कि कैसे ये चीज़, फाइनेंशियल चीज़ काम करती है। ठीक है। उसके अलावा लीगल चैलेंजेस, मतलब हम देख सकते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट कब बना था? 1926 में, आज से 100 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली। तो आप लगा लो कि वो जो लॉ बना हुआ है वो कितना आउटडेटेड है। तो लीगल प्रोसेस भी जो है ना, वो अब हर वर्कर को नहीं पता कि कैसे फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो इनको फेस करना पड़ता है। और लास्ट, कि अडेप्टिंग टू चेंज। न्यू इकोनॉमी, जैसे गिग इकोनॉमी है या आईटी सेक्टर है, इनके अंदर भी क्या है ना कि स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करना, कि किस तरह से जो नए वर्क मॉडल हैं उसके अंदर वो जो ट्रेडिशनल यूनियन का एक आइडिया होता है, एक मॉडल होता है, उसको कैसे अडेप्ट करना है, ये आसान नहीं है। आपने देखा होगा आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर है, लोग घर से ही काम कर रहे हैं। तो ऐसे अब कोई घर से कैसे किसी को बोलेगा कि आओ आप यहाँ पे स्ट्राइक करो? ठीक है। तो ये जो नया एक कल्चर है उसमें यूनियंस को प्रमोट करना बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिकैप लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले तो हमने मीनिंग देखा ट्रेड यूनियंस का, क्या मीनिंग है। उसके बाद हमने क्या देखा? ट्रेड यूनियंस की हिस्ट्री। सबसे पहले प्री 1900s में, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का टाइम, फिर उसके बाद वर्ल्ड वॉर 1 के बाद का टाइम, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हमारी, मद्रास लेबर यूनियन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है। ये सब हमने देखा। और गांधी जी के द्वारा बनाई हुई अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, सॉरी।
ठीक है। उसके बाद फेज़ 2 का टाइम जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 के बीच का टाइम है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन क्या था, ट्रेड यूनियन एक्ट पास हुआ 1926 का। उसके बाद अगला फेज वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का, ठीक है। और उसके बाद लास्ट फेज इंडिपेंडेंस के बाद का। इसका जो हमने जो प्रॉपर एक समरी थी वो हमने कहाँ देखी, यहाँ इस टाइमलाइन में, कि क्या हुआ, कैसे ट्रेड यूनियंस जो थे वो स्प्लिट हुए और कैसे जो थे वो मर्ज भी हुए, ठीक है। और कुछ जो थे वो एज इट इज़ हैं अभी तक, ठीक है। यहाँ पे INTUC का भी हमने स्प्लिट देखा 2 में। उसके बाद ट्रेड यूनियंस के फंक्शंस को हमने जाना। ये प्रॉपर थियोरेटिकल आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको आप एक बार दोबारा से रीड कर लेना। और उसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा। लास्ट हमने क्या देखा कि उनका इम्पैक्ट क्या है और उनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्स्ट अपना एक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो यही होगा ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 का। उससे आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ट्रेड यूनियंस कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसको हम डिटेल में करेंगे और हमारा फर्स्ट एक्ट है ये जो हम अपने लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आप इसके कंसाइज नोट्स बना सकते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपको समझना था वो टाइमलाइन जो हमने समझी। आप कोशिश करना याद रखने की कि कौन सा ट्रेड यूनियन कब बना, एटलीस्ट एक आइडिया ले लेना कि कौन सा ट्रेड यूनियन किसके बाद बना, ताकि अगर आपको कभी ऐसे अरेंज करने आ जाए कि टाइमलाइन असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको थोड़ा आइडिया रहे। अगर आपको आज का लेक्चर समझ आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना अपने डाउट्स और मैं उनको एड्रेस करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।